हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारी दुनिया का अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। भू पर पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती हैं। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ दूर जाती हैं तो कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर आ जाते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होती हैं। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जिससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं और रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है। यहाँ जो हम तस्वीर देख रहे हैं ये भारत का मानचित्र है। भारत को 4 भूकंप वाले क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिसे संख्या के द्वारा दिखाया गया है 2, 3, 4 और 5। 2 नंबर कम जोखिम वाले क्षेत्र को दिखाता है, 3 नंबर मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र को दिखाता है, 4 नंबर अधिक जोखिम वाले क्षेत्र को दिखाता है और 5 नंबर अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र को दिखाता है। आइए अब बिहार के भूकंप क्षेत्र को देखते हैं। भूकंप के ये 3 क्षेत्र बिहार में जो हैं वह तीसरा नंबर है। मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र जो कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया है। 4 नंबर जो अधिक जोखिम वाले क्षेत्र हैं वह है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया है। 5 नंबर वाले भूकंप क्षेत्र जो कि अत्यधिक जोखिम वाले हैं वे हैं सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं, परंतु हम भूकंप को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाली नुकसान को कम कर सकते हैं। भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का नहीं होता है। भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है जिसकी दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहां सर्वाधिक क्षति होती है। अब सवाल है कि भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकता है। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण के भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि करना चाहिए। हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ पिघली अवस्था में होता है जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तरल के रूप में निकल आता है जिसे कि हम ज्वालामुखी कहते हैं। आइए अब देखते हैं पर्वत। आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। पहला वलित पर्वत, दूसरा भ्रंशोत्तर पर्वत,
तीसरा संचयन पर्वत एवं चौथा अवशिष्ट पर्वत। आइए तो सबसे पहले देखते हैं वलित पर्वत को। दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, रॉकी पर्वत आदि। आइए अब देखते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठ रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुरा पर्वत। आइए अब देखते हैं संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा पर्वत, अफ्रीका का किलिमंजारो पर्वत आदि। आइए अब देखते हैं अवशिष्ट पर्वत। अपर्दन की शक्तियां द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। आइए अब देखते हैं पठार। धरातल की वो आकृतियां जो समुद्र तल या सीमा समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है, यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे महाद्वीपीय पठार, सिल्ड पठार, वायु निक्षेप पठार, हिम नदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार और छोटा नागपुर का पठार भी एक प्रसिद्ध पठार है, जिसका नाम हम लोग बहुत बार सुने हैं। आइए अब देखते हैं मैदान। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। तो पहला है छोटा नागपुर एक पठार है। दूसरा, भू सतह पर भूकंप के केंद्र के ऊपर स्थित स्थान अधिकेंद्र कहलाता है। तीसरा, भारत को 4 भूकंप तीव्रता के क्षेत्रों में बांटा गया है। चौथा, सतपुरा पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है। पांचवा, हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है। छठा, फ्यूजियामा एक संचयन पर्वत का उदाहरण है। सातवां, अरावली एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आठवां, दक्कन लावा निर्मित पठार है। नौवां, सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। और 10वां, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने का इकाई है। तो आप सबों को हमारा यह प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।